तो क्लास 12th अकाउंटेंसी टर्म 2। तो जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई ने आपका एक सैम्पल पेपर लॉन्च किया है अकाउंट्स का टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए, तो उसी को हम डिस्कस करेंगे आपका। इसका पहला आपका जो क्वेश्चन है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। पहला आपका जो क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको ये कह रहा है सीबीएसई के सैम्पल पेपर का, वो ये कह रहा है आपको कि आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है और इन इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपको ये कैलकुलेट करना है कि आपकी एनपीओ ने अपने करंट ईयर यानी कि 2020-21 में कितना मेडिसिन का कंज्यूम किया है, जिसको आपको शो करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे आपको ये कह रहा है, मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे ये कह रहा है आपका कि साल के स्टार्टिंग में यानी करंट ईयर के स्टार्टिंग में यानी कि 1 अप्रैल 2020 को आपका करंट एसेट था 15 लाख रुपए का। साल के स्टार्टिंग में आपके कुछ क्रेडिटर्स को पैसे देने थे, यानी आपने कुछ उधार ले रखा था प्रीवियस ईयर में, उसका 3.5 लाख रुपए आपको देने हैं अपने क्रेडिटर्स को। कब? साल के करंट ईयर के स्टार्टिंग में। थर्ड नंबर पे आपको ये कह रहा है कि स्टॉक ऑफ मेडिसिन एज ऑन 31 मार्च 2021 यानी कि करंट ईयर के एंड में, देखो सब करंट ईयर जब स्टार्ट हुआ था तो आपके पास 15 लाख रुपए का मेडिसिन का स्टॉक था। जब करंट ईयर जब खत्म हुआ तो करंट ईयर के खत्म होने पे आपका जो स्टॉक है वो आपका 10 लाख रुपए का है। करंट ईयर की जब शुरुआत हुई थी तो आपका के ऊपर 3.5 लाख रुपए का कर्ज यानी केटरस थी। करंट ईयर के एंड में आपका केटरस हो चुके हैं 4,20,000 रुपए के। उसके बाद क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि आपने अपने करंट ईयर के अंदर टोटल जो मशीन परचेज करी है कैश के अंदर वो आपका 2 लाख रुपए है, और इसके अलावा आपने कुछ उधार भी परचेज करा है 6 लाख रुपए का। यानी आपने कह सकते हैं कि आपने 8 लाख रुपए का मैनेजर परचेज किया आपने करंट ईयर में, जैसे से 2 लाख रुपए आपका प्रीवियस ईयर का है और 2 लाख रुपए आपने कैश में परचेज करा है और 6 लाख रुपए आपने क्रेडिट में परचेज उधार में परचेज करा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन इंफॉर्मेशन के आधार पे हमें बताओ कि हमने अपने करंट ईयर के अंदर कितना मेडिसिन कंज्यूम किया है। तो इसको इस तरीके से आपको एक फॉर्मेट बनाना है सिंपल सा। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, तो सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन के अंदर टोटल जो आपकी परचेज है, टोटल परचेज के अंदर आपका कैश परचेज भी आता है, क्रेडिट परचेज भी आता है। तो कैश परचेज आपका 2 लाख रुपए था और क्रेडिट परचेज आपका 6 लाख रुपए, दोनों को ऐड कर दो, यानी कि टोटल जो परचेज कराया आपने वो आपने 8 लाख रुपए का कराया। यानी आपने अपने करंट ईयर के अंदर 8 लाख रुपए का मेडिसिन परचेज कराया। ध्यान रखना, परचेज करना और कंज्यूम करना एक दो अलग धाराएं हैं। परचेज करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने पूरा पूरा इसी साल कंज्यूम कर लिया, नहीं। हमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमें ये बताओ कि करंट ईयर के अंदर हमने मेडिसिन कितना कंज्यूम किया है, और जितना हम करंट ईयर में कंज्यूम करते हैं उतना ही शो करते हैं अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो 8 लाख रुपए का आपने मेडिसिन परचेज का, ये बात तो ठीक है, लेकिन उसमें से अभी ये देखना पड़ेगा कि आपने कितने का कंज्यूम किया है, ये आपको निकालना है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको ये बताया गया था, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको ये बताया गया था कि प्रीवियस ईयर के अंदर कि आपका 15 लाख रुपए का स्टॉक ऑलरेडी था आपके पास। तो पहले आप उस 15 लाख का जो प्रीवियस ईयर में जो स्टॉक बच गया था उसका यूज आप पहले करोगे। इस साल में आपने 8 लाख का मेडिसिन परचेज करा, ये बात तो ठीक है, लेकिन उस 8 लाख के मेडिसिन का यूज करने से पहले जो प्रीवियस ईयर में जो बच गया था उसका यूज आप पहले करोगे। जैसे कि मान लो कि आज आपने जो घर में कोई दूध खरीदा, तो पहले उस दूध का यूज करने से पहले जो पिछले दिन का जो दूध बच गया तो पहले उसका यूज करोगे, फिर आप आज वाले दूध का यूज करोगे। इसी तरीके से ये मैं कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर में जो आपने इस ईयर में जो आपने 8 लाख का जो परचेज करा है उससे पहले आपने प्रीवियस ईयर का जो आपके पास 15 लाख का जो स्टॉक था उसका यूज आप पहले करोगे। यानी कि इस साल आपके पास 8 लाख का परचेज करा आपने और 15 लाख का पहले था, यानी कि आपका 23 लाख का आपके पास मेडिसिन हो गया। जबकि क्वेश्चन में आपको ये भी कह रहा है कि साल के एंड में यानी कि करंट ईयर के एंड में आपका 10 लाख रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है, यानी इसको आप यूज ही नहीं कर पाए।
तो अगर यूज ही नहीं कर पाए तो उस 23 लाख में हम 10 लाख को हटा देंगे। इसका मतलब आपका 13 लाख रुपए जो आएगा, ये एक्चुअल में वो अमाउंट है जो आपने करंट ईयर में कंज्यूम किया है, जिसको आप शो कर दो कि अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है, अपने एक्सपेंडिचर साइड में, कि भाई हमने 13 लाख रुपए का खर्चा हुआ है, कंज्यूम किया है। 8 लाख का आपने परचेज करा, उसमें से प्रीवियस ईयर का जो 15 लाख था आपने ऐड कर दिया, तो आपके पास जो स्टॉक, आपके पास जो टोटल जो मेडिशन जो होगी वो 23 लाख का हो गया। 15 लाख का प्रीवियस ईयर का, 8 लाख का करंट ईयर का जो खरीदा, यानी कि 23 लाख का हो गया। उस 23 लाख में जो साल के एंड में जो 10 लाख का जो बच गया, उसको नहीं किया आपने माइनस, तभी तो क्लोजिंग है ना, यूज किया ही नहीं, तो इसका आपने कंज्यूम ही नहीं किया, तो उसको हटा दो। यानी कि आपका एंड में आपका 13 लाख रुपए आएगा, जिसको आप शो करोगे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। ये आपका क्वेश्चन नंबर आपको बनता। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि भाई हमें कुछ डिफरेंस बता दो। किसके डिफरेंस? कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है, किसके आधार पे? तो क्वेश्चन हमें 2 बेसिस दिया है, कहा है कि इस बेस के आधार पे आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का डिफरेंस बताओ। पहला क्या है? तो पहला आपका है सेटलमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, यानी कि आपको सेटलमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी के आधार पे आपको डिफरेंशिएट करना है दोनों को। देखो, अगर हम बात करें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि आपका बिजनेस का एग्रीमेंट का चेंज होना। पार्टनरशिप का मतलब होता है एग्रीमेंट, यानी कि जब आपका एग्रीमेंट जब चेंज होता है तो उससे हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और जब आपकी फर्म जब बंद हो जाती है तो उसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो जब आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जब होता है तो उस पॉइंट पे आपको अपनी एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू को रीअसेस यानी रीवैल्यू करना पड़ता है, और जो भी आपका फायदा और जो भी नुकसान होता है उसको आप ओल्ड पार्टनर को उनके ओल्ड रेशियो में बांट देते हो जब आपका पार्टनरशिप का एग्रीमेंट चेंज होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जब होता है। जबकि जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म जब होता है, यानी जब आपका बिजनेस जब बंद होता है, तो उस पॉइंट पे आपको अपने बिजनेस की सभी एसेट्स को बेचना होता है, और उसको बेचने के बाद जो पैसा आता है उसका यूज आप करते हो अपनी लायबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए। ठीक है। दूसरा जो आधार है आपका वो है इकोनॉमिक रिलेशनशिप। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी कि जब एग्रीमेंट जब चेंज होता है, पार्टनरशिप डीड जब चेंज होती है, तो पार्टनर का जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप चेंज होता है, खत्म नहीं होता। लेकिन अगर आप बात करूँगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में, तो जब अगर बिजनेस ही नहीं है तो रिलेशनशिप तो पक्का एंड हो जाएगा आपका, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में आपका पार्टनर का रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपको 3 पार्टनर है आपके, सुरेश, रमेश एंड तुषार आपके 3 पार्टनर हैं, और ये आपको दे रखी है इनकी ओल्ड रेशियो। इन तीनों पार्टनर में से जो आपका पार्टनर जो रमेश है वो आपका रिटायर हो चुका है। जैसा कि आपको पता है कि जब आपका पार्टनर जब रिटायर होता है तो उस पॉइंट पे आप उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हो, और जो भी आपको पार्टनर को देना होता है और जो भी आपको पार्टनर से लेना होता है उसके लिए आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो, और एंड में जो बैलेंस जो आता है, अगर क्रेडिट बैलेंस आता है तो आप उस रिटायरमेंट पार्टनर को पैसा दे देते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि पार्टनर रमेश के रिटायरमेंट होने के बाद आपने सब कुछ एडजस्टमेंट कर ली, उसके बाद सब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद एंड में उसका जो यानी एंड में जो उसका जो बैलेंस जो है वो आपका आया 2,50,400 रुपये, यानी कि फाइनल आपको 2,50,400 रुपये आपको पार्टनर रमेश को देने चाहिए थे। ये तो आपकी यहाँ तक की स्टोरी होगी। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि सुरेश और रमेश जो आपके रिमेनिंग जो पार्टनर है वो, लेकिन रमेश को 2,90,000 देने के लिए तैयार है। अच्छा, अभी क्वेश्चन ऊपर ही कह रहा है कि सारी एडजस्टमेंट करने के बाद रमेश को आपको देने हैं 2,50,400 रुपये। इतना देना चाहिए, 2,50,400 रुपये एक्चुअली में आपको पार्टनर रमेश को देना चाहिए। लेकिन कितना दे रहे हैं सुरेश रमेश? सुरेश और तुषार तो उसको 2,90,000 दे रहे हैं। ऐसा क्यों? देखो, जैसा कि आपको पता है कि जब रिटायरमेंट पार्टनर जब पार्टनरशिप फर्म में छोड़ के जाता है तो आपको यानी कि फर्म को यानी कि रिमेनिंग पार्टनर में से जो गेनिंग पार्टनर होते हैं उनको कंपनसेट करना पड़ता है रिटायरमेंट पार्टनर को। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो यानी कि जो रिमेनिंग पार्टनर जो 2,90,000 दे रहे हैं, जबकि एक्चुअली में देना चाहिए 2,50,400 रुपये, यानी इनका जो डिफरेंस जो है ना 39,600, ये किसका दे रहे हैं? तो आपको पता है
कि रिटायरमेंट पार्टनर को आपको गुडविल का अमाउंट आपको कंपनसेटिंग देना पड़ता है। यानी यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो अमाउंट है ना 4,600 कुछ और नहीं, ये गुडविल का ही अमाउंट दे रही है फॉर्म उस पार्टनर रमेश को। ठीक है, तो यहाँ पर 39,000 आपका 600 क्या है, ये रमेश का शेयर ऑफ गुडविल है फॉर्म का। तो अब क्या करोगे आप, अब यहाँ पे आपको देखो क्वेश्चन के अंदर, अब आपको क्या करना है यहाँ पे 39, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अब आपको सिंपल सा ये काम ये करना है बस कि जो 39,200 600 जो आया है उसके लिए आपको अब गेनिंग रेशो का यूज करना पड़ेगा। यानी आपको ओल्ड रेशियो पता है जो दे रखी है 6:5 और आपको न्यू रेशियो नहीं पता, तो कुछ नहीं करना, पार्टनर रमेश का शेयर छुपा दो, यानी कि 5 को छुपा दो, तो 6 और 4 जो बचेगा वो आपका बन जाएगा न्यू रेशियो। कोई भी आपको न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, यानी कि 6 और 4 क्या हो गया, 6 और 4 आपका बन गया दोनों पार्टनर का न्यू रेशियो। तो पहले आप यानी कि आप न्यू माइनस ओल्ड करके जो आपका गेनिंग रेशियो जो आएगा, उस गेनिंग रेशियो में जब इस अमाउंट को जब बांट दोगे 9,000 को, फिर आपको ये वाली एंट्री पास करनी है। रमेश को आप क्रेडिट करना है क्योंकि वो आपके रैंडम पार्टनर है, उसको कंपनसेट करना है, और जो आप गेनिंग पार्टनर जो होंगे उसे आप डेबिट कर दोगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका 3 था।